ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का मतलब क्या हुआ? ठोस पदार्थ। है? ठोस पदार्थ। ठोस मतलब देखो, सॉलिड लिक्विड गैस, तीन स्टेट होते हैं ना। मेरा वीडियो में थोड़ा सा फ्लिकर हो रहा है, बंद हाँ। करता हूं। जैसे सॉलिड स्टेट हुआ मतलब कोई भी सब्सटेंस जब सॉलिड स्टेट में है तब उसमें हम क्या क्या और पढ़ सकते हैं ना, वो हम जानेंगे। क्योंकि अभी तक हम लोग ये जाने थे लिक्विड होता है, गैस होता है, सॉलिड होता है, पर हम लोग सॉलिड केवल पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। जैसे कोई पत्थर हो गया वो हाँ। सॉलिड है ना, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हो गया, है ना। तो जैसे इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो इसमें दो चीज है जो हम लिख सकते हैं। एक हो गया क्रिस्टलाइन, है ना, और दूसरा क्या है, एमोर्फस, है ना। एमोर्फस। एमोर्फस, है ना। ओके। इसके बाद हम एक और चीज पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तुम बोल सकती हो उसके बारे में? कैरेक्टरिस्टिक्स बुक में बताया गया होगा, 5-6 पॉइंट दिया होगा उसमें। सबसे पहला टॉपिक देखो बुक में ना, फर्स्ट पेज में देखोगे, लेफ्ट साइड देखो, फर्स्ट पेज में लेफ्ट साइड जो एनसीईआरटी वाला है, ऑब्जेक्टिव्स लिखा होगा, है ना। हम्म। दिख रहा है? ऑब्जेक्टिव्स लिखा होगा। फर्स्ट टॉपिक क्या है? डिस्क्राइब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड स्टेट, है ना। हाँ। सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है उसमें? जनरल डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। हाँ, तो इसमें देखो तुम्हें 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो हो सकता है तुम्हारे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही आ जाए, है ना। तो तुमको इसमें क्या क्या तुम लिख हम्म। सकती हो। तो अब देखो तुम्हारे नेक्स्ट पेज में लिखा होगा क्या क्या है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सब तुमको पूरा अच्छे से याद रखना पड़ेगा, 5 पॉइंट, है ना। जैसे उनका डेफिनेट अच्छा। मास होता है, वॉल्यूम होता है एंड शेप होता है, पहला पॉइंट, है ना। और इसमें नोट्स भी बनाते रहना, हम्म। ठीक है। ये तुम नोट्स में लिखी थी कि नहीं कैरेक्टरिस्टिक्स? नहीं। नहीं लिखी थी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया टॉपिक तुम्हारे लिए, है ना। सबसे पहला हम लोग का पॉइंट क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी एनसीईआरटी की बुक में लिखा है ना तुम्हारे चैप्टर्स में, सबसे फर्स्ट में जो लेफ्ट साइड लिखा है वो सब तुम्हारा समझ लो एक तरह से क्वेश्चन हो गया। वो तुम्हारा सारा क्वेश्चन का आंसर तुमको ठीक आना है। चाहिए, है ना। सबसे फर्स्ट टॉपिक और लिखेंगे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, है ना, या फिर सॉलिड्स। सॉलिड, है ना। सॉलिड्स भी आ सकता है, सॉलिड स्टेट भी आ सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? दे हैव डेफिनिट मास, वॉल्यूम और शेप। अब इसमें तो अपने दिमाग में एक पत्थर का सीन बना लो, है ना। मान लो तुम्हारे दिमाग में पत्थर है, तो एक छोटा सा पत्थर है तो उसका एक हम्म। डेफिनेट मास होगा, है ना। एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा, और शेड दिया मैंने, शेप, एक मिनट, और एक शेप होगा डेफिनेट, चेंज नहीं होगा ना अपने नहीं। आप। तो उसका शेप या कुछ भी चेंज होने वाला, जब तक हम उस पर फोर्स कोई नहीं लगाएं तब तक उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। ये समझ में आ गया? हम्म। ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट, है ना। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस, इसका मतलब समझ में आया? आर शॉर्ट। अगर तुमसे मॉलिक पूछे डिफाइन इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, है ना, या इंटर मॉलिक्यूलर हम्म। फोर्स, तो तुम क्या लिखोगी? व्हाट कैन यू राइट? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, जिसमें डिस्टेंस हो मॉलिक्यूल्स के बीच में। डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, हाँ। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, है ना। हम्म। ओके, समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। ये जो फोर्सेस होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, है ना। ये तो तुम्हें समझ में आएगा, हम्म। जब पत्थर इतना स्ट्रांग क्यों है, पानी क्यों बह जाता है, तो पत्थर इतना स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग है ना। तो हम स्ट्रॉन्ग है। लोग क्या लिखेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। आर स्ट्रांग, है ना, स्ट्रॉन्ग। आर स्ट्रांग, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है? देयर कंस्टिट्यूएंट देयर पार्टिकल्स, क्या क्या हो सकता है कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें? पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या एटम, क्या हो सकता है? एटम, आयंस, मॉलिक्यूलर आयन, है ना। तो दे हैव आयंस। फिक्स्ड पोजीशंस एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो फिक्स्ड पोजीशन तो समझ में आ ही गया होगा, फिक्स्ड पोजीशन होता है, ठीक है। कैन ओनली हम्म। ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। जैसे हम पत्थर को जब मारते हैं ना तो टूटता है, तो ऐसा नहीं कि हर जगह से वो हम्म। मतलब कि रबर टाइप दब जाएगा। वो उसकी मीन पोजीशन नहीं। होता है, जैसे उसमें वो डिसाइड करते हैं कि किस तरह वेट बैलेंस्ड है, कहाँ से तोड़ना सबसे आसान है ना। तो मीन पोजीशन उसी को बोलते हैं, जहां से वो बिल्कुल इजीली ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई भी हम्म। एक सब्सटेंस है, मान लो कि इस तरह बहुत भारी है, इधर इधर थोड़ा अलग शेप है, इस टाइप शेप है ना, जब हम मारेंगे तो हो सकता है वो हम्म। ऐसे टूटे नॉर्मली,
इससे क्या है कि हमारा इस तरफ का जो वेट है, इस साइड का और इस तरफ का वेट दोनों बराबर है ऑलमोस्ट, है ना। तो इस ढंग से हमेशा टूटता है, हाँ, मेन पोजीशन होता है। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है ना, वो सब क्या है, वो सब मीन पोजीशन जिससे रेफरेंस लेते हैं, है ना। मेन पोजीशन। हाँ, फिर लास्ट क्या है, दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, है ना। इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड मतलब क्या हुआ? इनकॉन्ट्रेडिक्ट। नहीं इनकम्प्रेसिबल, पता। तो कंप्रेस का मीनिंग पता है? हाँ, कंप्रेस, फैलना। कंप्रेस का मतलब? फैलना या कोई नहीं, कंप्रेस का दबाव में। मतलब तो दबना हुआ ना, कंप्रेस हो रहा है मतलब दब रहा है कुछ, ठीक है। और ये क्या है, हाँ, दबाव में। इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब यानी नहीं दबाव में, दबना। दबाव में नहीं है। हाँ, ये उल्टा हो गया। तो जब तुम दिमाग में पत्थर का रखोगे तो अपने आप इन वर्ड से मैच करोगे, समझ में आएगा। दे आर इनकम्प्रेसिबल यानी हम्म। वो दब नहीं सकता है ना। जैसे हम किसी हाथ में पत्थर को रखे हुए हैं तो वो दब नहीं पा रहा है मेरे से, तो दे आर टोटली इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। रिजिड मतलब इनकम्प्रेशन। ठोस, है ना, बहुत ही ठोस। हार्ड होगा, है ना। तो ये चीज तुमको समझ में आ गया, क्लियर? हम्म। तो अब या बिना देखे बता सकती हो क्या क्या चीज तुम पढ़ी अभी तक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉलिड स्टेट या सॉलिड सब्सटेंस? डेफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप, डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप, बिल्कुल देयर सही। और एंड इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस हाँ, एंड देयर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, क्या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस का कुछ और भी लिखा था ना उसमें, खाली इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस थोड़ी होगा। शॉर्ट और हाँ, ये शॉर्ट तो तुम होगा। ये तो तुम देख के बोले ना, और शॉर्ट। नहीं, नहीं, पक्का? छोटा छोटा ये बोल रहे थे। अच्छा, हाँ। नहीं तो तुम्हारा मीनिंग समझ में आना चाहिए। जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स और बोल दी तो उसके बारे में बोलना पड़ेगा ना, शॉर्ट। और बताओ। हाँ, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। हाँ, बिल्कुल सही। और और इसमें पार्टिकल्स भी होते हैं, आइटम, मॉलिक्यूल्स एंड हम्म, आयोन्स, हाँ जिनका मीन पोजीशन होता है या फिक्स पोजीशन होता है। हाँ, फिक्स पोजीशन होता है तो ठीक है, लेकिन उसके और बारे में कुछ और पढ़े थे। दे कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर फिक्स पोजीशन, वहीं से टूटेगा, वहीं से ऑसिलेट कर जाओ। हम किसी को हिलाते हैं ना, तो जो मीन पोजीशन है उसी के ऊपर नीचे एक हम्म। तरह से हिलता है ना। समझ में आया? तो अच्छा। दे हैव फिक्स्ड हाँ। पोजीशंस पहले तो, ठीक है, कंस्टेंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन कैन हम्म। ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, ठीक है। दे हम्म। आर, फिर क्या पढ़े थे हम लोग? दे आर इनकॉम्प्रेसिबल एंड रिजिड। हाँ, क्योंकि तुम पढ़ के बताइए बिल्कुल क्लियर। नहीं, नहीं, यहाँ प्रिंसिपल लिखे भाई। अच्छा, यहां से देखिए। तो इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या हुआ? इनकॉम्प्रेसिबल मतलब कि जो दबाव में इंग्लिश में, नहीं है, इंग्लिश जो में कि बताओ, दब इंग्लिश नहीं में। सकता। इंग्लिश में बताओ, व्हाट डू मीन बाय इनकॉम्प्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल? इज इनकॉम्प्रेसिबल इज द वर्ड हु इज नॉट कॉम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मीन्स नॉट कंप्रेसिबल, है ना। A कॉम्प्रेसिबल। substance is said to be incompressible if it can't be compressed easily। ये सब वर्ड हम लोग अपने आप बोलते हैं। पहले हिंदी में सोचो, फिर उसको इंग्लिश में बोलने का प्रैक्टिस करो। जितना इंग्लिश बोलोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो ट्राई करो कि हम लोग हिंदी हम्म। कम से कम यूज करें, है ना। नहीं समझ में आता तो हिंदी यूज करेंगे, लेकिन जितना इंग्लिश में बोल सको उतना अच्छा है, ठीक है। रिजिड ठीक मतलब है। क्या हुआ? रिजिड मीन्स ठोस, तो हम लोग बोल ही दिए, है ना। रिजिड मीन्स ठोस। तो इंग्लिश में क्या हाँ। बोलेंगे रिजिड को, और क्या बोल सकते हैं हम लोग? वेरी हार्ड बोल सकती हो, और भी। है ना। हाँ। वेरी हार्ड हम्म। इन नेचर, है ना। रिजिडिटी मीन्स वेरी हार्ड, या हार्डनेस बोल सकते हो, है ना। हार्डनेस इज लार्जर, हम्म। है ना। ठीक है, ये समझ में आ गया। हम्म। हम्म। ओके, अब इसको क्लियर कर देता हूं मैं। अब है सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ढंग से किया जा सकता है। तुम्हारे क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस ही आए। उसमें अगर लिखा हुआ है कि हाउ कैन इट बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट, जो ऑर्डर उसमें है अरेंजमेंट का उस पे क्लासिफाई करो, तब तुम लिखेगी क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, ठीक है। क्योंकि बहुत तरह से इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक तो हो गया तुम्हारा हम्म। क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस, वो लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला पढ़ेंगे, हम्म। क्रिस्टलाइन एंड, एक मिनट, एमॉर्फस, ठीक है। अब बताओ, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं हम्म। उसका एग्जांपल दो, कुछ एग्जांपल पता है? देखो, जैसे क्रिस्टलाइन सोडियम, का एग्जाम। सोडियम क्लोराइड लिखो एक तो, ठीक है। ये सब ज्यादा हम्म। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सब तुम्हारे बुक में जो जो एग्जांपल्स दिया है, मैक्सिमम उसी से रिलेटेड तुम्हारे हम्म। क्वेश्चन पे हम हर जगह आएंगे, ठीक है। और ये सबसे कॉमन है, इसीलिए कॉमनली यूज हो रहा है, कुछ तो बात है ना। तो अच्छा। ये हो गया सोडियम क्लोराइड, NaCl। क्या लिखते हैं इसको? Na लिखते हैं ना सोडियम को, और हाँ। क्लोराइड हो गया Cl2, है ना। एक हो गया, हम्म। जैसे डायमंड बहुत हार्ड माना जाता है ना।
और जैसे हाँ। दिया है सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो एग्जांपल्स तो हमेशा ही नहीं। देना है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। और अब बताओ एमोरफस कॉपर। कैसा कैसा होता है, एमोरफस का एग्जांपल दो। ग्लास। फाइबर ग्लास। ग्लास, जैसे कि रबर हो गया, सेलोफेन। प्लास्टिक हो गया, हम्म। ठीक है। और एक सिलिकॉन भी है जो कि बुक में भी दिया है, हो ठीक है। गया। तो ये तुम्हारे हो गए क्या एग्जाम्पल्स, है ना, इसको पहले दिमाग में रखना है हमेशा, ठीक है। अब जैसे इसके हमें डिफरेंस तो बताना है, पर जैसे कि शेप के बेसिस पे बताना है, मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे बताना है, अलग अलग बेसिस बताना है ना। तो शेप के बेसिस पे अगर बताएंगे तो दोनों के शेप में क्या डिफरेंस है क्रिस्टलाइन और एमोरफस में। अगर कोई शेपेस पूछे दोनों में का शेप जैसे। में क्या, जैसे भाई जैसे देखो, अब तुमको शेप में क्रिस्टलाइन एमोरफस नहीं सोचना है, तुमको क्या सोचना है, एक डायमंड ले लो, हीरा, ठीक है। और एक हाथ में, मतलब हम्म। सच में मत लो, मतलब सोचो, एक हाथ में मेरे डायमंड है और एक हाथ में मेरे प्लास्टिक है, ठीक है। तो अब इन लोगों के शेप में क्या अंतर हो सकता है। तो ये डायमंड प्लास्टिक तो का हमें, हाँ, डायमंड तो रहेगा हमारा, ज्योमेट्रिकल शेप में हो जाएगा। हाँ ज्योमेट्रिकल शेप नहीं, मेन है इसका कि डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप। तुम खाली बुक से देखिए ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल तो रहेगा, डेफिनिट, है ना। डेफिनिट मतलब एकदम एक हम्म। सिस्टम में एकदम लगा हुआ। प्लास्टिक क्या है, लचीला होता है ना, कहीं भी हिल जाएगा, कभी ऐसे है कभी वैसे है, कभी गर्मी हाँ। पड़ा तो वो हिल गया, धूप से उसका मुंह ही अलग टेढ़ा हो जाता है ना। तो वो सब चीज का क्या है, हम्म। शेप थोड़ा डिफरेंट रहता है, इधर उधर हो सकता है। लेकिन डायमंड का क्या है, एक डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप है, या फिर फिक्स्ड शेप बोल सकती हो, ठीक है। ठीक। तो समझ में आया। ठीक। तो एज पर शेप एक तो हम्म। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो तुमको खाली क्या है होना चाहिए, शेप। बाकी इसके बारे में लिखने के लिए तुमको दिमाग में रखना है, उसको रटना नहीं है, क्योंकि जितना मोटा बुक हम्म। होता जाएगा ना, जितना ज्यादा समझोगे उतना अच्छे से समझ, फायदा है आगे, है ना। तो समझ लो कि शेप के बेसिस पे हमें डेफिनेशन देना है कि क्या क्या दोनों में अंतर है, ठीक है। और हम क्या बता सकते हैं, हम्म। दूसरा क्या है, मेल्टिंग एक है पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है। मान लो एक हम मतलब कि ठोस पदार्थ लिए हुए हैं और प्लास्टिक लिए हैं, गर्म करेंगे, तो हम्म। कौन सा बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी जल्दी किसका शेप जल्दी चेंज होगा, प्लास्टिक का। प्लास्टिक का। तो यानी कि प्लास्टिक ही नहीं, यानी कि एमॉर्फस का, है ना। तो एमॉर्फस एमरफोर्ड का फर्स्ट। जल्दी चेंज हो रहा है, यानी कि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि बहुत ही कम हम्म। टेम्परेचर में बहुत ही हल्का गर्म हुआ तो ये चेंज हो गया। तो इट इज हैविंग लो चेंज हो मेल्टिंग गया। पॉइंट, है ना, इसका लो मेल्टिंग हम्म। पॉइंट हो गया, और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो गया, है ना। हम्म। तो इतना बस दिमाग में रखोगी तो बाकी वर्डिंग्स तुमको खुद ही से लिखना है, प्रैक्टिस करना है उसका, है ना। ठीक है। फिर और क्या लिख सकते हैं बताओ, और क्या है, क्लीवेज प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या हुआ। यूज प्रोवर्टी। हम्म इसमें जब नहीं हम मान लो पता। किसी पत्थर डायमंड को मारते हैं और डायमंड सच में टूटता है, ठीक है, अगर टूटता है, ब्रेकेज प्रॉपर्टी हम्म। समझ लो, ठीक है। और एक प्लास्टिक को मारते हैं, तो डायमंड को जब हम मारेंगे तो डायमंड जब हटता है एकदम शाइनिंग रहेगा ना, एकदम जो ऊपर का सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन ही मिलेगा हम लोगों को, खुरदरा नहीं रहेगा, हाँ। है ना। लेकिन हम्म। अगर हम लोग मारते हैं प्लास्टिक को या रबर को, रबर को तुम फाड़ दे रही है तो रबर में पूरा चिकनाहट नहीं रहा ना उसके अंदर, फैल हो जाएगा, तो हम एक तरह से फैल जाएगा। इरेगुलर शेप है उसका, जो उसका सरफेस है दैट विल बी ऑफ इरेगुलर नेचर। उसका जो सरफेस है वो हम्म। बिल्कुल इरेगुलर नेचर का रहेगा, और जो क्रिस्टलाइन का जो सरफेस है वो बिल्कुल रेगुलर नेचर रहेगा, है ना। ये समझ में आ हाँ। गया, ठीक है। और क्या है, हम्म। हीट ऑफ फ्यूजन, इसका मतलब क्या हुआ, हीट ऑफ फ्यूजन। शेप के बाद हम लोग क्या पढ़े, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, एक हुआ मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद क्या हुआ, क्लीवेज प्रॉपर्टी, है ना। कुछ नहीं समझ आएगा तो पक्का पूछना, है ना। क्लीवेज क्लीवेज प्रोवर्टी प्रॉपर्टी, थोड़ा सा। क्लीवेज प्रॉपर्टी में बोला मतलब समझ लो ब्रेकेज प्रॉपर्टी, ब्रेक करने वाला सिस्टम। क्लीवेज यानी हम एक तरह से उसको ब्रेक कर रहे हैं। तो व्हेन इट इज कट विथ अ हाँ। शार्प एज्ड टूल, मान लो कोई हथौड़ा लिए और उससे हम लोग इसको मारे, ठीक है, हम्म। तो ये अलग अलग हम्म। पार्ट्स में बट गया, ठीक है। लेकिन इनका हाँ। शेप्स नॉर्मली, शेप जो होता है बिल्कुल शेप ऊपर स्मूथ रहेगा, और बिल्कुल मतलब कि तुमको लगेगा कि जैसे वही पीस एक तरह से अलग अलग बट गया, वही पीस डुप्लीकेट हो गया है। समझ में आ रहा है? जैसे कि तुम्हारा जो सरफेस है वो एकदम जैसा पहले था सरफेस, वैसा ही सरफेस सब पार्ट्स का भी रहेगा ऑलमोस्ट। ठीक है। जैसे पत्थर को मारे तो ऊपर जैसा खुरदरापन था वैसे ही सब में है ना, उतना ही। हम्म। तो इस टाइप का रहता है क्रिस्टलाइन, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका सरफेस हमारा स्मूथ बोल सकती हो। शार्प एज्ड टूल से जब हम मारते हैं, दे आर स्प्लिट इनटू टू पीसेस, एंड द न्यूली जनरेटेड सरफेस आर प्लेन एंड स्मूथ। प्लेन होता है और स्मूथ होता है, ठीक है। लेकिन वही अमॉर्फस ठीक का है। उल्टा हो जाएगा, तुम सीधे अगर एक का याद है दूसरे का अपने आप लिख सकती है, नॉट प्लेन, है ना, या नॉट स्मूथ, ऐसे भी लिख सकती है, जरूरी नहीं है कि हम इरेगुलर सरफेस ही लिखें, ठीक है। तुमको एक का हम्म। समझ में आया दूसरे का अपने आप लिख सकती है, समझ गई। हाँ।
हीट ऑफ फ्यूजन, क्लीवेज प्रॉपर्टी हो गया हीट ऑफ फ्यूजन, इसका मतलब क्या हुआ, हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। दे हैव अ डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, एमॉर्फस दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, इसका मतलब क्या हुआ। एमोर्फिस फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है, और क्रिस्टल हैं? जो है फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन है। देखो मैं बताऊं, जैसे चलिए। एनिसोट्रोपिक इन नेचर ये हो गया अगला, ठीक है। फिर है ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, है ना। तो हीट ऑफ फ्यूजन मतलब हो गया कि ऐसा कौन सा हीटिंग पॉइंट है जिस पर वो फ्यूज होगा, यानी कि उसका प्रॉपर्टी चेंज होगा। तो डेफिनेट है, मतलब कि धीरे धीरे नहीं होगा, ग्रेजुअली नहीं होगा, वो बिल्कुल एक बार में उसका शेप चेंज हो जाएगा। समझ में आया कुछ। हाँ, लगा दीजिए, और दरवाजा लगा दीजिए। हाँ अंकल, आप सही आ और रहा है। एमॉर्फस का जैसे है डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब कि उनका डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है, उनके पॉइंट्स में ग्रेजुअली चेंज होगी उसकी प्रॉपर्टी, जैसे जैसे हीट बढ़ता जाएगा उसका प्रॉपर्टी चेंज होता जाएगा। ठीक है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा क्या मेरा। नहीं अंकल। नहीं आ रहा। एक बार म्यूट नहीं। अनम्यूट करो, म्यूट और अनम्यूट करो अपने आप को। अपने आप को फिर से अनम्यूट करो, अभी तुम्हारा म्यूट है। हेलो। हाँ अंकल। अभी आ रहा है आवाज क्लियर। हाँ। तो जब भी नहीं आता है तो एक बार म्यूट और अनम्यूट किया करो, ठीक है। जैसे हम लोग बीच में अच्छा। लीविंग एंड करके फिर से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे लीव करके फिर से ज्वाइन करो, जब भी कुछ होता है तो थोड़ा बहुत हम लोग को ट्राई मारना पड़ेगा, है ना। जब भी आवाज क्लियर ना हाँ। आए तो फिर बता दिया करो या इंडिकेशन दे दिया करो, और अपने आप को म्यूट कर लिया करो, है ना। उसके बाद फिर से अनम्यूट करके ट्राई करो। तो तुम कहाँ तक सुनी क्लियर, या बिल्कुल शुरू से ऐसे ही आवाज था। नहीं, हीट ऑफ फ्यूजन बता दीजिए फिर से। ये क्लीवेज प्रॉपर्टी तक बता दिया था ना मैंने, समझ में आ गया वो। हाँ वो ठीक था। ठीक है। हीट ऑफ फ्यूजन जो है दे हैव अ डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब एक डेफिनेट पॉइंट है जिस पर वो फ्यूज होगा, या फिर समझ लो उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। हम्म। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि ये 270 डिग्री पे इसका चेंज होता है, तो 270 डिग्री जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक ऑलमोस्ट वो सेम ही प्रॉपर्टी रखेगा या सेम शेप होगा। लेकिन एमॉर्फस का ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे चेंज होगा। प्लास्टिक को तुम अगर गर्म करेगी तो धीरे धीरे वो सिकुड़ता जाएगा, है ना। तो वो हम्म। जैसे ही हम गर्म कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जा रहा है, ग्रेजुअली बोलेंगे उसको हम लोग, कि इसका हम लोग ग्रेजुअली चेंज होता है। लेकिन जो हमारा क्रिस्टलाइन है उसमें ग्रेजुअली नहीं, वो डेफिनेट एक टेम्परेचर है, उस पर आते ही सीधे उसका प्रॉपर्टी चेंज होने लगता है। समझ में आया। हाँ। ये हो गया क्या, हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। एक तरह से समझ लो हम्म। कि फ्यूज कब कर रहा है, कितने हीटिंग पॉइंट पे वो फ्यूज करेगा, इसलिए बोलते हैं इसको हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। ठीक है। दूसरा हो गया ठीक है। एनिसोट्रोपी। एनिसोट्रोपी में क्या हो गया, एनिसोट्रोपिक इन नेचर और आइसोट्रोपिक इन नेचर, इसमें क्या अंतर है पता है। आइसोट्रोपिक एंड हम्म। एनिसोट्रोपिक। हाँ। आइसोट्रोपिक हमारा तो हो जाएगा एमोफोर नहीं नहीं, एम्फोरियल। आइसोट्रोपिक का मीनिंग मीनिंग क्या है आइसोट्रोपिक का। आइसोट्रोपिक का जो कि सेम डायरेक्शन में मूव करे, हाँ, मेजरमेंट करे प्रॉपर्टीज क्रिस्टल आर प्रॉपर्टी का। आइडेंटिकल इन ऑल डायरेक्शन, मतलब सारे ही डायरेक्शन, चाहे तुम राइट में जाओ, लेफ्ट में जाओ, अप में जाओ, डाउन में जाओ, सब जगह उसका प्रॉपर्टी जो है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होगा। सेम। ठीक है। और एनिसोट्रोपिक क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, है ना। हम्म। दे डू नॉट हैव द सेम न्यूट्रल। प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, है ना, दैट कैन डिफर, है ना। सो नॉन हम्म। आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज कैन बी फेस्ड एट डिफरेंट डायरेक्शंस इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ में आया। तो हाँ। आइसोट्रोपिक का उल्टा होता है एनिसोट्रोपिक, ठीक है। तो हम्म। तुम किसी भी एक का याद है तो दूसरे का अपने आप लिख सकती हो, है ना, कि एक आइसो का मतलब होता है एक जैसा, है ना। तो एनिसो एक अलग हो गया। हाँ। और अगर तुमको एनिसो वर्ड ही याद नहीं आ रहा है, एकदम टेंशन में तुम एग्जाम में, तो नाइन नॉन आइसोट्रोपिक भी लिख सकती है। आइसोट्रोपिक इन नेचर हो क्या? गया अगर एमॉर्फस, तो ये हो गया नॉन आइसोट्रोपिक, बस, है ना। अच्छा। ठीक है, हम्म। मतलब रटने लिखने का समझ गए हम लोग, और डायग्राम बनाना हमेशा जरूरी है। जैसे हम लोग अभी लिख रहे हैं ठीक है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर नेक्स्ट वाला, है ना। एक हो गया हाँ। एनिसोट्रोपिक, हो गया एक नेचर भी हो गया, ट्रू सॉलिड्स एंड स्यूडो हाँ। सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स, है ना। तो ट्रू सॉलिड यानी हाँ। क्रिस्टलाइन जो है वो एक तरह से बिल्कुल ही सॉलिड लगता है, उसमें हम लोग को डाउट नहीं हो रहा है ना बिल्कुल भी कि सॉलिड है कि नहीं। हाँ। लेकिन अगर हम लोग लेते हैं प्लास्टिक तो हम लोग को डाउट होता है कि सॉलिड में आएगा कि किसी और में आएगा ना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हार्डनेस उतना नहीं है जो पत्थर में होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है हाँ। बिल्कुल ट्रू सॉलिड, इसको हम लोग बोलते हैं बिल्कुल ट्रू सॉलिड है। लेकिन एमॉर्फस को हम लोग स्यूडो सॉलिड्स बोलते हैं, या फिर सुपर कूल्ड सूडो लिक्विड्स। सॉलिड। सुपर कूल्ड लिक्विड्स हाँ। मतलब
जल्दी ठंडा हो जाता है। मतलब लिक्विड भी है, लेकिन लिक्विड अगर बहुत जितना भी गाढ़ा भी हो जाए उसको तो हम बोलेंगे सुपर कूल। सुपर कूल करते हो क्या होता है, गाढ़ा बना जाता है ना। हाँ। तो सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोल सकते हैं, लिक्विड भी बोल सकते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। और अगर सॉलिड बोलेंगे तो स्यूडो सॉलिड बोलेंगे, यानी कि सॉलिड जैसा, है सूडो। ना। एग्जैक्ट सॉलिड हम इसको नहीं बोलते हैं, सॉलिड ही है लेकिन हम सूडो। इसको स्यूडो सॉलिड बोलते हाँ। हैं, है ना, कि सॉलिड जैसा है कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें, है ना, थोड़ा बहुत मैच कर रहा है मतलब, है ना। हम्म। देन क्या हो गया, ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, है ना। तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, पहले तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हम लोग पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स में, हमारा आ एटम्स, गया एटम्स, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स, और आयोन्स। आयन। हाँ, तो आयोन। ये तीनों चीजें जो है ऑर्डर का, जो इनका ऑर्डर है ना, जिस ढंग से ये हम्म। अरेंज्ड है अपने अंदर, तो वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है क्रिस्टलाइन में, और शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है और एमॉर्फस शॉर्ट में, रेंज होता है है ना। एमोफेलिस में। तो इसका हम डायग्राम कैसे बना सकते हैं, एक तो हो गया लॉन्ग रेंज ऑर्डर, है ना, ऑर्डर। और इसका हो गया, ये किसका लिख रहे हैं हम लोग, शॉर्ट, शॉर्ट रेंज ऑर्डर किसका होता है, एमोफस का। एमोर्फस का। हाँ, तो लॉन्ग, पहले तो देखो ऐसे लाइन बना दो डेफिनेट कोई भी, जैसे इस तरह से हमने बना दिया मान लो ऐसे, ठीक है। अब यही स्ट्रक्चर हर जगह हम लोग को रिपीट करना है इसी ढंग से, है ना, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट सेम साइज रहेगा, ठीक है, और ये ऐसे ही रिपीट होते जाएगा, ठीक है। और ये हमारा चारों तरफ कहीं भी बना दो, ये बन गया। अब सभी जगह हम एक एक ऐसे एटम, मॉलिक्यूल या आयन कुछ भी होता है, इसको हम लोग सब जगह कोने में डाल देना है, ठीक है, ऐसे हम्म। समझ में आ रहा है ऐसे ऐसे। तो इस तरह से हम इसको सिस्टमेटिकली, तो ये यूनिफॉर्मली प्लेस्ड है और सब जगह सेम स्पेसिंग मेंटेन करेगा, ठीक है, ये हो गया। हाँ। अब शॉर्ट रेंज ऑर्डर में क्या कर सकते हैं हम लोग, इसी ढंग से ऐसे ऐसे कुछ भी हैपोजेड मैनर में, लेकिन शार्प रहेगा, ठीक है। अब इसमें हर जगह तुम कहीं भी हाँ। मॉलिक्यूल डाल दो, ठीक है, जैसे जैसे इस टाइप से, और सबको इनको आपस में जोड़ना भी है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, है ना, और ये चीज ऐसे रिपीट करेगा आगे भी, है ना, इस टाइप से, ठीक है। हम्म। तो इसमें हो गया तुम्हारा टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी अरेंज हो सकता है, इन सब में तुमको ये सब भी बीच बीच में दे देना है, एटम्स मॉलिक्यूल जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है वो ऐसे बीच बीच में दे दो, ठीक है, ऐसे। समझा गया, दे है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। या थोड़ी देर में तुम अगर मैच भी करोगी, अगर मान लो यहाँ पे थोड़ा सा मैच भी हो रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, उसके बाद थोड़ा हाँ। अलग ही स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है, मान लो ऐसे आ गया, है ना, इस टाइप से आ गया, ठीक है, इधर मुड़ गया, तो इस ढंग से तुम दे सकती है, ठीक है। तो ये वाला चीज तुमको क्लियर हो गया। हाँ। अब दोनों का मुझे बताओ एग्जाम्पल क्या क्या था। क्रिस्टलाइन का एग्जाम्पल दो, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। इस लाइन का हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। हम्म। सोडियम और क्लोराइड हो जाएगा, और सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, और और हमारा हो जाएगा क्रिस्टलाइन का, और हमारा हो जाएगा कॉपर। और डायमंड भी था ना क्रिस्टलाइन में। हाँ। हाँ, डायमंड सबसे डायमंड। ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सबसे हार्ड होता है, पता है ना, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल क्या है, डायमंड ही अच्छा। है ना। डायमंड। ठीक है, एक तो ये हो गया, और तुमको वो क्यूब बनाना आता है कि नहीं, अभी आया सीखा फिर, हाँ, क्यूब तो आता है। यूनिट सेल जो हम बनाते हैं जैसे, है ना, हम्म। तो क्यूब कैसे बनाती हो बताओ। दो स्क्वायर से। हाँ, जैसे हम लोग यहाँ पर एक स्क्वायर बनाए है ना, हम्म। और फिर यहाँ पे एक स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, इधर से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है ना। अब क्या करेंगे, अब इसको इनको हम ज्वाइन ज्वाइन करेंगे ना करेंगे। वर्टिसेस, इन सबको ऐसे ज्वाइन करेंगे, है हाँ। ना। ठीक है, ये बन गया, है ना, ओके। तो अब सबसे पहले एक होता है प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, है ना, जैसे मान लो इसको हम लिखते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, यूनिट सेल यहाँ पे प्रिमिटिव लिख देते हैं, ठीक है। दिस इज हम्म। सपोज प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। और इसमें ए बी सी भी होता है, ये पता है। क्या अंकल? जैसे एक साइड को हम ए बोलते हैं, ठीक है, इसको मान लो हाँ। हम बी बोल दिए, और बी। इसको हम यहाँ पर सी बोल दिए, सारे डायग्राम जितने भी होंगे उसमें ए बी सी भी होगा, ठीक है। अब इन सबके एंगल, जैसे इसका एंगल हम 90 डिग्री ले लिए, ये क्यूब है तो सारे एंगल्स इसमें 90 डिग्री आएंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं। तो यहाँ पर ए इक्वल टू बी इक्वल टू बी सी, इक्वल टू ठीक है। सी। नाउ ये जो बी एंगल्स जो भी इक्वल टू बन रहे 90 हैं, डिग्री। हाँ, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, बीटा इक्वल इसमें कुछ गामा रटना नहीं है, तो इक्वल हम लोग ऐसे टू। ही समझ में आ रहा है ना, ये डायग्राम बनाने के लिए आ भी सकता है, लेकिन ये बहुत अच्छा है एग्जाम्पल, हाँ। और बाकी तुमको बहुत ज्यादा हम्म। काम आएगा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए, जैसे NaCl, है ना, ये सब थोड़ा दिमाग में रखना है।
जिंक, ब्लेंड, ठीक है, फिर हो गया कॉपर, है ना। तो ये सब इससे एग्जांपल्स हो गए। हाँ। तुमको एंगल्स पता लग गया, अल्फा बीटा गामा 3 होते हैं, है ना। तो ये किसका हो गया, ये हो गया क्यूबिक का, है ना। यहाँ लिख दो क्यूबिक, ठीक है। क्यूबिक। नाउ जैसे हो गया, इसमें और क्या क्या था, टेट्रागोनल है। टेट्रागोनल का शेप कैसा होता है बताओ। क्यूबिक ही होता है। नहीं, उसका होता है क्यूबॉइड टाइप, क्यूबाइड। ठीक है। क्योंकि वहां पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो चेंज होगा ना, नहीं तो फिर टेट्रागोनल वर्ड क्यों आया इस दुनिया में, क्यूबिक ही लिखते फिर हम लोग। उसका कुछ तो चेंज होना चाहिए हाँ। ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग थोड़ा लंबा बना देना इस चीज को, ठीक है, ऐसे ऐसे बना देंगे। और यहाँ पर भी थोड़ा सा हम ऐसे बना देंगे, ठीक है। मान लो कि ये ऐसे है, और फिर इनको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ज्वाइन। अब इसमें देखो, ए बी तो समझ लो इक्वल आता है, ठीक है। ए और बी इक्वल है, यहाँ पर मान लो ये ए है और ये मेरा बी है। हियर ए इज ऑलवेज इक्वल टू बी, बट ये जो सी है ये इक्वल नहीं आएगा, मतलब जो हाइट आ रहा है ना, दैट इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। हाँ अंकल। ये समझ में आया। नानी करो। नाउ हाँ अंकल। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब इसमें हमारा कोई कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं है, ठीक है। नहीं। समझ में आ गया ये चीज। हम्म। ओके, हाँ। नाउ उसके बाद क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक। इन सबका ना तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकती हो लगातार, जब भी हम लोग कोई क्लियर करने आते हैं पेज ना, उससे पहले स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लेकर देखो कि ले पा रही हो कि नहीं। ठीक है। हाँ अंकल हो रहा है हो स्क्रीनशॉट। रहा है। अब इसमें अल्फा बीटा गामा क्या हम्म। क्या है पता है, जैसे ये वाला हमारा जो एंगल है, ये क्या है, ऐसा। अल्फा मान लो, ठीक है। अल्फा। नाउ यहां से जो ये एंगल है इसको मान लो कि बीटा है, ठीक है। बीटा। और ये वाला जो एंगल है ये हमारा गामा है, गामा। ठीक है। तो ये 3 एंगल तुम वहां पे दिखा भी सकती हो। इसी तरह से क्यूब में क्यूब क्यूब जो भी लिए थे उसमें भी हो जाएगा, है ना। तो ये सब जैसे मान लो ये हम्म। अल्फा है, ये बीटा हो गया, और ऊपर ये वाला गामा हो गया, है ना। ये सारे इक्वल ही है, हम्म। ठीक है। समझ में आ गया। तो इसको मैं हम्म। क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हो गया, ठीक है। ऑर्थो ऑर्थोरोम्बिक। रोम्बिक, है ना। रोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक पता है कैसा होता है। मान लो यहाँ पर मैंने एक ऐसा शेप होता है। बनाया है, ठीक है। अब मान लो यहाँ से हम ऐसे गए, यहाँ से ऐसे गए, यहाँ से ऐसे ज्वाइन किया, ये इधर ज्वाइन हो गया, ये ऐसे आ गया, और यहाँ से ऐसे ज्वाइन हो गया, ठीक है। ये मतलब कि एक्चुअली ये सेम ही है, मतलब पैरेलल है इस लाइन के, सेम डिस्टेंस दोनों में। अब मान लो कि ये मेरा अल्फा है, ये मेरा, नहीं अल्फा नहीं, ए, ये मान लो मेरा ए है, ये बी है, और ये सी है, ठीक है। तो इसमें ए बी सी में क्या रिलेशन होगा ऑर्थोरोम्बिक में, ए विल नॉट बी इक्वल टू बी, फिगर से दिख रहा होगा, एंड बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। लेकिन अल्फा बीटा गामा जो है वो हमारे सब क्या है, जीरो। अल्फा बीटा गामा तीनों जीरो है, हाँ। पक्का। 90 डिग्री। तो फिर बोलना चाहिए 90 ना, एक बार डिग्री चेक कर है। रहा हूँ। तो बोलना चाहिए ना 90 डिग्री, हाँ। तुम हाँ हाँ बोल रही है, 2 3 बार बोलती तो मैं समझ गया कि लगता है कि नहीं सुन रही है। तो ये हमारा 90 डिग्री होगा, जब मैं कुछ गलत बोल दूं उसको बताना भी है, तभी तो चेक होगा ना कि तुम सुन रही हो, ठीक है। तो ये हो ठीक गया ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। अब इसको मैं क्लियर कर है। देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ले रहा ठीक है। हो गया। क्लियर कर दूं। हाँ। अब है हमारा नेक्स्ट हेक्सागोनल, ठीक है। हेक्सागोनल। हेक्सागोनल का शेप कैसा होता है, 1 2 3 4 5, यहाँ से ज्वाइन कर दो, थोड़ा सा स्ट्रेट आएगा, ठीक है, 6, है ना। अब इन सबका एक लाइन हम नीचे ऐसे ही खींच देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा और ऐसे नीचे तक आएगा, ताकि यहाँ हम एक और लाइन खींचें तो वैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इधर भी एक पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दो, फिर यहाँ से भी एक लाइन ऐसे खींच दो, और यहाँ से भी ऐसे खींच दो, ठीक है। अब इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हेक्सागोनल में ए और बी दोनों बराबर होते हैं, जैसे ये ए है और ये बी है, हियर ए विल बी इक्वल टू बी, ठीक है। और सी कौन सा है इसमें, हमेशा हाइट ही होता है, तो यहाँ पे सी हो यही होगा, गया। है ना।
नाउ दिस विल हाँ नॉट बी इक्वल टू सी, ठीक है। सी। और अल्फा और बीटा 90 डिग्री है, बट गामा कितना है 120। गामा देखो हमारा ये वाला, 120। 120 डिग्री हो गया है ना, हम्म। समझ में आया। तो मान लो कि पूछता है कि ये जो एंगल्स है इन सभी का एंगल्स को जब सम करेंगे तो कितना होता है, इन सभी एंगल्स का सम कितना होगा। 1 2 3 4 5 6 है पूरा ऊपर ना, 720। गुड। तो जैसे हमारा यहाँ पे पूछेगा गामा कितना है तो 120 डिग्री, ठीक है। अब इन सबका एग्जाम्पल भी तुमको याद रखना पड़ेगा दिमाग में, है ना। जैसे इसके एग्जाम्पल सबका नोट्स बना लेना। जैसे इसमें ग्रेफाइट एक बहुत ही कॉमन यूज होता है, ठीक है, ZnO हो गया, CDS हो गया, लेकिन ग्रेफाइट सबसे ज्यादा कॉमन है। तो मैक्सिमम एग्जाम्स में भी जो कॉमन है वही आता है जो हम लोग प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग को काम तो लास्ट में फ्यूचर में प्रैक्टिकली करना है ना। तो ज्यादातर क्वेश्चन या फिर इंटरव्यू में भी आएगा तो वो प्रैक्टिकल चीजें ही पूछेगा, है ना, जो सबसे ज्यादा हम लोग कॉमन यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, हाँ। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। फिर क्या रुको है, प्लीज। हाँ ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें ये वाला गामा है 120 डिग्री जो है दैट इज गामा, ठीक है। और ये मान लो ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। दे आर ऑल 90 डिग्री, है ना। तो इनको तुम ऐसे 90 डिग्री का शेप भी दे सकती है, ठीक है, दे आर 90 डिग्री, है ना, ठीक है। क्लियर कर दूं। हाँ। तो नेक्स्ट है हमारा रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, एक ही चीज है, ठीक है। ट्रायंगल। रोम्बोहेड्रल, ठीक है, ऑब्लिक, हम और भी इसको क्या बोल सकते हैं, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, कोना। ठीक है। अब ये कैसा होता है हम लोगों का, मान लो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ऐसा बनाया, ठीक है। अब यहाँ से एक और ऐसे गया, ठीक है, एक ऐसे आया, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, फिर यहाँ से ये नीचे आएगा, यहाँ से इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इसमें ये वाला हमारा है अल्फा, ठीक है। और ये वाला कितना है, दूसरा कितना है, ये वाला, यहाँ भी कुछ लिखा होगा, देखो फोटो दिख रहा है गामा। तुमको, गामा है, हाँ। देखो ध्यान से, नहीं, अल्फा ही है। अल्फा ही है ना लिखा हुआ। हाँ। तो अल्फा बीटा गामा एक्चुअली इसमें नहीं लिखा है क्लियरली, लेकिन इसमें अलग अलग होना चाहिए था, ये फिगर में गलत लिखा है, ठीक है। क्योंकि इसमें अल्फा बीटा गामा जो होते हैं दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बस में याद रखना है, ठीक है। तो ठीक है, इसको हम अल्फा 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 ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, समझ लो सब इक्वल है इसलिए ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, एक मिनट, गामा ऐसे इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया हमारा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे हमने अल्फा अल्फा क्यों लिख दिया, बिकॉज दे आर ऑल इक्वल, है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमको ध्यान रखना चाहिए अल्फा बीटा गामा हमारा अलग अलग है, ठीक है। तो ये हो गया, और ए बी सी में क्या रिलेशन है, मान लो ये मेरा ए है, नीचे वाला ए बी है, सी बी है, इनका रिलेशन क्या है, ए बी सी सब इक्वल है। सब इक्वल है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स तुमको समझना पड़ेगा। अगर फिगर तुमको दिमाग में याद हो जाएगा ना तो तुमको इसे रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या करते थे, हम लोग ऐसे ही करते थे, हम लोग फिगर याद रखते थे। तो फिगर से समझ आता था कि हाँ ये मेरा इक्वल था, ये मेरा इक्वल नहीं हो रहा था, है ना। जैसे तुम ये फिगर बनाई, तुम्हें पता है कि देखो सारा एंगल ऑलमोस्ट टेढ़ा जा रहा है, यानी कि सारी मेरे अल्फा बीटा गामा सब इसमें बराबर है, ये देख के आइडिया लग जाएगा, है ना। ए बी सी इसमें बराबर ही लग रहा है ना। तो इस ढंग से हम लोगों को हाँ। याद रखना है अपने दिमाग में कि इस ढंग से हम आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्लियर कर दूं। हाँ। ओके, नेक्स्ट क्या है, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। है ना। इसमें क्या क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू गामा 90 डिग्री है, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, है 90 ना। डिग्री। अब इसका डायग्राम कैसे होगा, पहले तो हम एक नॉर्मल ऐसे बना देंगे, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ऐसे टेढ़ा बनाएंगे, यहाँ से भी चला जाएगा ऐसे इसके पैरेलल, इसके बाद एक यहाँ पे इतना आ जाएगा, ऐसे इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग ऐसे यहाँ पे स्ट्रेट ले लेंगे, ये वाला यहाँ पे ज्वाइन होगा, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेट मान लो, यहाँ से ये ऐसे ज्वाइंट, ठीक है। फिर इसको मैं मिटा देता हूँ बीच वाला, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें अब क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी सी, मान लो यहाँ पर मैंने ले लिया ए, इसको ले लिया बी, और इसको ले लिया सी, ठीक है। ये वाला ले लिया मैंने अल्फा, इधर ले लिया मैंने बीटा, और इधर ले लिया मैंने गामा, ठीक है।
तो इसका क्या क्या प्रॉपर्टी हो गया, अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों का क्या रिलेशन हो गया, देखो फिगर में भी मैच करो, ठीक है। हमारा अल्फा और जो गामा है वो दोनों हमारा 90 डिग्री इक्वल। लग रहा है, ठीक है। और बीटा हाँ इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे थोड़ा हमारा ये टेढ़ा होना चाहिए था, कि हमारा डायग्राम थोड़ा बन गया, ये वाला थोड़ा टेढ़ा होगा, है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट। ये वाला थोड़ा टेढ़ा मेरे मोबाइल में फिगर नहीं दिख रहा। है, तुम्हारे फिगर नहीं दिख रहा। नहीं, जो जो मैं ज्यादा बना रहा नहीं हूँ, जो मैं बना रहा हूँ नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है, पर पूरा नहीं दिख रहा, ऊपर सा थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, बाकी नीचे है। नीचे तुमको ये दिखना तो चाहिए छोटा था। है इसलिए। थोड़ा अपना सेटिंग करो वहां पे, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं दिखता है, वो वहीं से थोड़ा सेटिंग करते हैं, तुमको दिखने लगता है। तो तुम्हारे वहां से ही कुछ दिक्कत है, एक बार ट्राई करो कुछ इधर उधर करके। नहीं, ये स्क्रीन छोटा है मोबाइल का ना सर, इसलिए। हाँ हाँ, नहीं लेकिन स्क्रीन में भी पूरा दिखता है। तुम्हारे में कुछ फुल स्क्रीन मोड है, फुल स्क्रीन मोड करने का। फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन या कहीं कुछ करके देखो, या उसको पोर्ट्रेट में लैंडस्केप में दोनों में करके देखो। नहीं, वैसा तो कुछ नहीं दिखा रहा। नहीं आ रहा है। अच्छा नहीं, तो ठीक है, हम थोड़ा ऊपर बनाते हैं, ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। बताना तुमको कहाँ तक दिख रहा है, तुमको क्या क्या दिख रहा है फिगर में। बस मोनो क्लिनिक दिख रहा है और वो सब जो। रुकिए अंकल, हम्म, स्क्रीन ऊपर नीचे करने पे दिख रहा है। तो मैं तो वही बता रहा हूँ ना कि बाकी बच्चे भी ऐसे बोलते हैं, लेकिन उनको फिर बाद में दिख जाता है कुछ करते हैं तो, है ना। तो तुम्हारे वहां पे कुछ दिक्कत होगा, हाँ। है ना। हाँ, अब पूरा दिख रहा है तो क्लियर। तुमको इसके पहले वाला में नहीं दिखा कुछ, कि पहले वाला दिख रहा था। नहीं, पहले वाला तो बिल्कुल अच्छे से था। हाँ ठीक है, तो अब समझ में आ गया ना, सारा दिख रहा है पूरा। तो ये हमारा पूरा ए दिख रहा बी है। और सी दिख रहा है। हाँ। इसमें ए बी के बराबर नहीं है और बी भी सी के बराबर नहीं है ना, तीनों अनइक्वल है, ठीक है, साइड्स, हम्म, ठीक है। और अल्फा और गामा हमारे बराबर है, लेकिन बीटा जो हमारा है थोड़ा टेढ़ा है, जो मैंने कॉर्नर बनाया बाद 90 में बनाया डिग्री है, नहीं है। ये थोड़ा ऐसे जाएगा, है ना। हम्म, इसका डायग्राम जब बनाओगे थोड़ा टेढ़ा जाएगा, ठीक है। इसका डायग्राम बनाना और फिर उसको दिमाग में रखना, तो डायग्राम से याद हो जाएगा कि हमारा ये टेढ़ा था, है ना। तो मतलब ये जो बीटा 90 डिग्री हम्म, नहीं है, बाकी सब ऐसे बना देना है, इसको ऐसे 90 डिग्री दिखा देना है, ठीक है। इसको ऐसे, इसको भी ऐसे, तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। इस ढंग से हो गया, हाँ। समझ में आ गया। इस हम्म, पेज को मैं क्लियर कर दूं। ले लेते हैं screenshot। ले लो। क्लियर कर दीजिए। ओके, अब हो गया हमारा क्या, ट्राई एक मिनट। क्लिनिक, है ना। क्लिनिक। ट्राई हम्म, क्लिनिक, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, इसमें भी ए बी सी तो बराबर नहीं है। जैसे यहाँ पर थोड़ा हमें फिर टेढ़ा ही बनाना पड़ेगा, इधर से ऐसे बना लो थोड़ा टेढ़ा करके, फिर यहाँ से ऐसे बना लेते हैं, फिर इसको भी इसके पैरेलल में ऐसे बना लो, और इनको ज्वाइन कर दो, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा मान लो ऐसे जा रहा है, ठीक है, फिर एक ऐसे जा रहा है, इसको इससे ज्वाइन कर दो, ठीक है। नाउ यहाँ से थोड़ा टेढ़ा ही आएगा, ऐसे, ठीक है। और यहाँ से भी ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब क्या क्या हो गया हमारा, ए हम्म, बी सी तो पता ही है कौन कौन सा होता है, ए बी सी। अब इसमें ए और हम्म, बी और सी तीनों ही अनइक्वल है, कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही हमारा अनइक्वल है, और कोई भी 90 डिग्री नहीं होगा, अनइक्वल है। ठीक है, कोई भी 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। नहीं होगा। तो ये समझ में आ गया इतना। हम्म, तो ये फिगर्स तुमको सब चीज का बनाना आना चाहिए। मान लो तुमने पूछ लिया ट्राई क्लिनिक बताइए, तो ट्राई क्लिनिक बताइए, यानी तुम्हें फिगर बनाना पड़ेगा उसमें। अब इसमें जैसे अल्फा बीटा गामा भी इसमें तुमको लिखना है, जैसे यहाँ पर ये वाला अल्फा हो गया, ठीक है, ये वाला बीटा हो गया, और ये वाला हमारा गामा हो गया। तो इस ढंग से तुमको डायग्राम्स भी बनाना पड़ेगा, एंगल्स दिखाना पड़ेगा कौन कौन सा है ना। तो ये समझ में आ गया, तुम डायग्राम्स तो बना सकती है सबका। हाँ, डायग्राम बना सकते हैं। ओके, तो अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अब आ गया जैसे हमारा ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक नंबर है ऑफ सर। एटम्स इन अ यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, यूनिट से। ठीक है। ये तुमको समझ में आ गया है कैसे कैलकुलेट करते हैं। नहीं। नहीं, ओके। अब ये पहले हम एक क्यूब बनाएंगे, ठीक है। ये एक क्यूब बन गया, सपोज ऐसे, ठीक है। अब इन सब में पहले तो तुम एक ऐसे सर्कल बना लो, ठीक है। टोटल कितने हो गए, एक। तो टोटल हम बताएंगे एटम्स इन अ
यूनिट सेल इक्वल टू, ठीक है। अब ये जो 8 है, जो सर्कल तुम देख रही है ना, इसमें इतना ही पार्ट इसके अंदर आ रहा है ना, बाकी सब तो बाहर हम्म, है ना। हाँ, इसमें भी इतना ही पार्ट अंदर आ रहा है। इसी तरह से सभी में जो हम देख रहे हैं, पूरा एक सर्कल इसके अंदर कवर नहीं हो रहा है, वो 1/8 पार्ट ही कवर कर रहा है, कोई भी एक वाला सर्कल, ठीक है। लेकिन ऐसे हम्म, कितने हैं, टोटल 8 है। टोटल 8 कॉर्नर्स या वर्टेक्स बोल लो या वर्टिसेस बोल लो, है ना। हम्म, तो 1/8 कितना है, 8 है, तो इंटू 8 करना पड़ेगा। एक, यहाँ पे मैंने एमोट्स लिख दिया है, ये होगा एटम्स, है ना। एक मिनट, एटम्स, ठीक है। तो 1/8 इंटू 8 कितना होता है, वन, 1, 8 कैंसिल हो गया है ना, तो 1 एटम हो गया, है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल इज ऑलवेज 1। और उसको तुमको अगर वन, दिखाना होगा फिगर में, है ना, तुम ऐसे दिखा सकती हो, है ना। किसी को समझाने के लिए तुम्हें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि तभी हम समझ सकते हैं, ये पढ़ लिए जब हम किसी को पढ़ा सकते हैं, है ना, तभी लगेगा कि हाँ मैं पढ़ चुका हूँ इस चीज को, है ना। तो तुमको इतना पढ़ लेना है, कोई पूछे तो तुम इसको क्लियर समझा सको, ठीक है। ठीक तो है, ये क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लेना, ले लो, मैं क्लियर कर रहा हूँ। ले लिए। ओके, अब हो गया क्या, BCC, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर हाँ, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल वो क्या था, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं, जो मैं अभी इसके पहले किए वो है प्रिमिटिव यूनिट सेल, वहां लिखना लिख लो, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये है बॉडी सेंटर, ठीक है। तो इसका भी हम वैसे ही सेम, पहले तो क्यूब तो सब में बनाना है, ठीक है। इसमें भी हम बना लेंगे एक क्यूब, इनको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें हम पहले तो वही जैसे वैसे बनाए थे वहां पर, वैसे तो सब में बनाना ही है पहले तो। ये कितना है टोटल, 8, है ना। अभी क्या बोल रहा है, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर यानी पूरे बॉडी के सेंटर में बॉडी पे, एक हमारा क्या है, क्या है, हम लोग क्या पता कर रहे हैं, हम लोग क्या निकाले थे लास्ट टाइम, एक नंबर आइटम, ऑफ एटम्स, तो एटम आइटम, है ना। तो इसके सेंटर में एक एटम होगा, तो यहाँ पे एक ऐसे गोल सा बीच में ऑलमोस्ट बना दो, है ना, इसको ऐसे शेड कर दो, ठीक है। ये ऑलमोस्ट इसके बीच में है, ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया बॉडी सेंटर्ड एटम। तो एक तो ये हो गया, ये फुल है, हाँ, ये किसी से शेयर तो कर नहीं रहा आपस में, है ना, इधर उधर शेयर कर रहे हैं कॉर्नर्स वाले, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन BCC यूनिट सेल, ठीक है, इक्वल टू, पहले तो एक हमारा हो गया सेंटर में 1, है ना। यहाँ लिख सकती हो तुम, इन सेंटर भी लिख सकती हो ऐसे, ठीक है, इन सेंटर प्लस, ठीक है, 1/8 इंटू 8, है ना, यहाँ लिख सकती हो 8 कॉर्नर्स समझाने के लिए, है ना, इक्वल टू 1 प्लस ये 8 कैंसिल हो गया, तो 1 + 1 इक्वल टू कितना हो गया, 2। तो हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन BCC और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, टू आइटम, 2 एटम्स, है ना। तो अब इसको क्लियर कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ, ओके। नाउ आ गया क्या, FCC, FCC का फुल फॉर्म बताओ, फेस सेंटर क्यूबिक फेस यूनिट सेल, सेंटर्ड क्यूबिक क्यूबिक यूनिट यूनिट सेल, सेल, ठीक है। इसमें पहले हम क्या बनाएंगे, क्यूब, सबसे पहले क्या बनाते हैं, क्यूब, हाँ। तो सबसे पहले हमें क्यूब बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये वाला क्यूब बन गया। अब फेस सेंटर्ड, फेस इसमें कितने हैं फेस, फेस इसमें हमारे हो जाएंगे एक, दो, फेस तो एक, दो होगा, एक फेस किसको बोलते हैं पता है, फेस जो ऊपरी भाग है, ऊपरी कितने ऊपर स्क्वायर्स में, हैं, ऊपर के भाग में टोटल स्क्वायर्स कितने हैं, जगह हम बाहर से एक डब्बे को छुएंगे, या फिर समझ लो कि एक क्यूब है जो हम लोग डाइस से खेलते हैं ना पासा, तो उस समय टोटल कितने फेस होते हैं। सिक्स, जैसे देखो, एक फेस टॉप पे हुआ, ये वाला, हाँ, एक फेस बॉटम में हुआ, हाँ, उसके उल्टे में नीचे बेस जो कि जमीन से चिपका हुआ है, मान लो रखा हुआ है कोई डब्बा, तो उसके बाद राइट में एक तो फेस हुआ ये वाला, और ये इसके अपोजिट में हाँ, भी एक फेस है, एक सामने हमारा ये वाला फेस है, इसके पीछे भी एक फेस है, टोटल 6 फेस हुए ना। हाँ,
नहीं, नहीं, चार। चार क्यों हुए? डब्बे तो में चार तुम अगर फेसेस हैं। अगर डाइस है तो डाइस में टोटल कितने पार्ट्स होते हैं स्क्वायर्स? ऊपर पर जब देखते हैं हम लोग, एक तरफ एक लिखा रहता है, दूसरी तरफ 6 लिखा रहता है, तो दो हो गए। हम्म। फिर एक दो हाँ। पांच वाला होता है, वो दो हो गए, चार हो गए। और हम्म। एक क्या होता है, और एक तीन चार वाला होता है, तो दो और हो गए, दो 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 छह हम्म। हुए ना। नहीं तो पासा है हाँ। तो देखो हाथ में रख के लूडो वाला, क्या बोलते हैं उसको, डाइस है। डाइस। उसमें अगर ध्यान से देखोगे तो टोटल 6 फेस है ना। अगर तुम एक के ऊपर टिक करोगे तो टोटल कितना पे टिक कर सकती हो? टोटल 6 पे टिक कर सकती हो ना। नहीं समझ में आया? हम्म। नहीं। देखो ये जो सबसे इस डब्बे के ऊपर वाला है, इसको मैं वन लिखता हूँ, ये पूरा एक फेस है, ये वाला, ये है। हम्म। इसके अपोजिट हम्म। जो ये नीचे है, ये भी एक फेस है। तो ये मेरा दूसरा फेस हुआ। हाँ। हुआ पूरा एक सरफेस, हम्म। फेस मतलब क्या, सरफेस हो गया ना पूरा। तो एक हाँ। ऊपर और एक नीचे, मतलब दो फेस हो गया ना। हम्म। इसी तरह से एक मेरा ये वाला भी फेस है इस तरफ वाला, और एक लेफ्ट इधर भी साइड। फेस है ना, इस तरफ भी फेस है ना। हम्म। तो ये दो हो हम्म। गए। हम्म। अब एक फेस मेरा ये वाला भी है, ये वाला जो है, ये सामने मैंने साइड साइड दिया ना, सामने वाला, ये मुझे सामने हाँ, तो पड़ता है, 6 और एक इसके फेसेस पीछे पड़ है। रहा है। 6 फेस हुए ना, एक दो तीन चार, और ये वाला हो गया दूसरा पांचवा, ये वाला फेस जो है मेरा पांचवा है, और जो ये वाला फेस है मेरा छठा है। टोटल 6 फेस हो गए ना। हम्म। अब समझ में आया? हाँ। ओके। हाँ। तो जब 6 फेस है तो इसमें फिर से बनाता हूँ मैं एक और डायग्राम 6 फेस का पहले, ठीक है। ये हुआ, ये हुआ है, ठीक है। तो इसमें कॉर्नर्स में तो पहले हम बनाएंगे जैसे बनाए थे, ठीक है। हम्म। ये ऐसे सेम हो गया पूरे सर्कल, तो ये तो मेरा मिला के एक हो ही जाएगा, है ना। दूसरा जो फेस सेंटर में क्या होता है, एक एक जैसे बॉल ले लो, ठीक है, बॉल को आधा काट ले, ठीक है। समझ गए, आधा काट ली बॉल को। हाँ। अब उसका जो आधा पार्ट है, हेमिस्फीयर बोलते हैं, हेमिस्फीयर पता है ना। तो ये एमी। हेमिस्फीयर पूरा, हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का आधा, आधा। है ना। आधा। तो ये हेमिस्फीयर ही इसको, हेमिस्फेयर। हाँ आवाज इसको फिर से आपका नहीं क्लियर आ रहा। अच्छा एक मिनट, हेलो, हाँ। अभी आ रहा है आवाज? हाँ अंकल। अभी क्लियर है? हाँ, क्लियर है। ओके। तो यहाँ पर एक ऐसे गोल सा समझ लो कि हमारा एक बॉल का ये आधा पार्ट है, दूसरा पार्ट हमारा इस साइड में है, इस साइड ऐसे, और एक इसका आधा पार्ट अंदर में है, ठीक है, इस बॉल का। तो इस बॉल का आधा ही पार्ट केवल अंदर है, जो कि शेयर कर रहा है इस ट्यूब के अंदर है, जो ये सेंटर पॉइंट है मान लो, ठीक है। तो समझ में हम्म। आया? जैसे हाँ, ऐसे एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, इसका आधा पार्ट तो आधा फेस के करें। अंदर आ रहा है, ठीक है, ये वाला, और ये आधा पार्ट हाँ। बाहर है। तो बाहर से तो हमको कोई मतलब नहीं है, हमको तो अंदर वाला चाहिए ना, कितना नहीं। पार्ट इसका अंदर कवर कर रहा है। तो इसके अंदर में हाँ। आधा पार्ट कवर कर रहा है, ठीक है, यानी कि हाफ। तो जैसे ये वाले 1/4। हाँ। कॉर्नर्स 1/8 कवर कर रहे थे, वैसे ही ये वाला कितना कवर कर रहा है, हाफ, है ना, एक फेस में। हाँ। तो हम्म। अगर मेरा एक फेस में हाफ कवर कर रहा है, टोटल फेस कितने हैं, टोटल फेसेस कितने हैं उसमें? टोटल फेसेस में अभी हम लोग डिसाइड किए थे ना टोटल फेस कितने होते हैं क्यूब में, 6। 6। तो 6। हाफ को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को, 6 से, 6 क्योंकि है। जब एक फेस में हाफ है तो ऐसे 6 है ना। हम्म। जब हम 6 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। 3। तो ये वाले हो गए, और कॉर्नर्स में भी था 1/8 बाई इंटू 8 करेंगे तो 1 होगा, 3 + 1 हो गया ना, हम्म। इक्वल टू कितना हो गया, 4 आइटम। 4 हो गया, है ना। तो ये मेरा हो गया फेस सेंटर्ड का कैटेगरी, इसमें टोटल 4 एटम्स होते हैं, है ना। समझ में आया? हम्म। तो हाँ। ज्यादा ज्यादा तो नहीं हो रहा। नहीं, नहीं। तो जितना बताया मैंने इतना समझ में आ गया ना अच्छे से। हाँ। चलो इनको रिवाइज करो, और ऑनलाइन में कोई दिक्कत हुआ पढ़ाई में? नहीं। तुमको समझ में आया ना, तभी मैंने बताया, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ इसमें? नहीं, बस थोड़ा थोड़ा साउंड का इशू हुआ। हाँ साउंड का इशू हुआ, तो साउंड का जब भी इशू हो रहा है उसमें बताना है, ठीक है। उस समय हम लोग फिर पॉज करके फिर से लीव मीटिंग भी कर सकते हैं, फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। और इसका स्क्रीनशॉट ले ली। हाँ, इससे आपका लेते जा रहा है। हाँ स्क्रीनशॉट ले ली ना। तो किसी में भी इसमें कुछ डाउट हुआ अभी इस हाँ। क्लास में जो हम लोग पढ़े, जो नहीं समझ में आया हो? नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं।
चलो या ठीक फिर है, तो नहीं आता। नेक्स्ट क्लास में शेयर करूंगा, ठीक है, आज का एंड कर रहा हूँ मैं। ठीक है। ओके।